हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। माय नेम इज विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है किसी भी कर्व का। अब एक चीज समझना, डेफिनिट इनडेफिनिट की बात तो हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, बट मैंने आपको डेफिनिट सॉल्व करना नहीं बताया था, ठीक है। सो डेफिनिट की बात हम लोग यहां पर करेंगे। सपोज दैट कोई क्वेश्चन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस 2 dx, ठीक है। ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू दिस, ठीक है, ये फंक्शन है। हमें बोल दिया गया कि भाई इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, x की वैल्यू 2 से 4 जा रही है। तो सबसे पहले अभी हम 2 और 4 को निगलेक्ट कर ले रहे हैं, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं कि वैल्यूज क्या थी। सबसे पहले जो बेसिक तरीका होता है इंटीग्रेशन का, हम लोग इससे सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और dx भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इतनी चीज तो आप समझ ही जाओगे। सो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेना है। 3 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो मैंने इस केस में बताया था कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। सो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x² dx माइनस 4 यहां से बाहर चला आया, सो 4 अंदर क्या बचा है, x dx प्लस 2 को बाहर निकालो, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, अभी के लिए मैं ऐसे ही पुट कर लेता हूं 2 dx। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हों, अगर नहीं याद है तो उस फॉर्मूले की लिस्ट में देखो, मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो उसी चीज को हमें यहां पर फॉलो करना है। 3 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है, कॉपी कर दिया हम। x टू द पावर n का x टू द पावर n+1 यानी 2+1 आएगा, तो 2+1 क्या होता है, 3, और अपॉन में भी 2+1 आएगा यानी कि 3, ठीक है, माइनस 4। अब यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1, ठीक है। सो x टू द पावर 1+1, तो 1+1 2, अपॉन में भी 2 आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने और लिखाया था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx होता है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का। तो यहां पर 2 लिखा है, तो इसका हो जाएगा 2x। अब ये चीज क्या है, इसको चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4। जो हमारा आंसर निकल आया वो निकल आया x³ माइनस 2x² प्लस 2x। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में हमसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करी गई थी। यहां पर लिमिट लगा था कितना, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4। ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ आपको करना क्या है, सब कुछ ऐसा ही सॉल्व करना है, बस हर जगह पे ये लिमिट लगा के रखना है, ठीक है। 2 से 4, 2 से 4, ये चीज लगती रहेगी। और जब सॉल्व हो जाएगा, यहां पर जब हमने सॉल्व किया था तो उस टाइम पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के राइट साइड में लिमिट्स लगाएंगे। जो लोअर लिमिट है उसको नीचे लगाएंगे और जो अपर लिमिट है उसको ऊपर लगाएंगे। सेम चीज यहां भी फॉलो करेंगे, तो लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, ठीक है। ये स्टेप्स हमको ध्यान होना चाहिए कि सिंपली हम लोग जैसे इनडेफिनिट को करते थे वही स्टेप्स लगाएंगे। अगर इनडेफिनिट है तो सॉल्व करने के बाद एक +c आ जाता था, +c कांस्टेंट, बट डेफिनेट के केस में वो सी नहीं आएगा। डेफिनेट के केस में सारा सॉल्व करने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहले लगा था उसको उस ब्रैकेट के नीचे राइट साइड में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लगा देंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा तरीका है, हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं।
इस चीज़ को यहाँ पर मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा, बट हर जगह पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं चलेंगे, ठीक है। सो इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना, नहीं तो टाइम उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। अपर लिमिट क्या है? ये है हमारा अपर लिमिट, जो ऊपर लगा है वो अपर, जो नीचे लगा है वो लोअर। सो x इक्वल टू 4 है यहाँ, तो अपर लिमिट क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 4 हूँ मैं, 4 मेरी वैल्यू है, तो पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू पुट करो, जो ऊपर होगा उसकी बात मानेंगे ना पहले। सो अपर लिमिट वाले की वैल्यू पुट करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ये आया है। सो अपर लिमिट की अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू अपर लिमिट कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। सो 4 क्यूब माइनस 2, x की वैल्यू 4 है, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। अपर लिमिट वाला सेटिस्फाइड हो गया। क्यों? अपर की ही हमने वैल्यू पुट कर दी। जो भी एक्सप्रेशन मिले उसमें x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करो, पुट कर दिया, ये चीज निकल आई। फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और लोअर लिमिट वाले का भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहां पर भी एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब की बार क्या होगा? x क्यूब है, यानी कि 2 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर था तो x की वैल्यू यहां पे 2 होगी, प्लस 2x, सो 2x की वैल्यू 2 है। तो पहले हर एक x की जगह पे हमने अपर लिमिट वाली वैल्यू पुट करी, और माइनस करके जहां जहां भी x था वहां पर हमने लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की। अब सिंपली हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। ये आ जाएगा 40 माइनस ये आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 36 आ गया। एग्जैक्ट आंसर हमें मिल गया। तो याद रखना, इनडेफिनेट के केस में हमें x की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिलता है जहां पर हमें प्लस सी भी लगाना पड़ता है, बट डेफिनेट के केस में हमें कोई वैल्यू भी मिल सकती है, वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग एक एरिया निकाल के। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे एक लाइन का। बेसिकली उस लाइन से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, और वहां से हम लोग देखेंगे कि एरिया इंटीग्रेशन से कितना आ रहा। चलो, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो इक्वेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं y इक्वल टू 2x, और पूछ लिया गया, ध्यान से देखना जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सिंपली अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बोला क्या गया है कि फाइंड एरिया बिटवीन कर्व, लाइन भी क्या है? स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट है एकदम। तो इस लाइन के और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। कर्व ऐसा है, x एक्सिस ऐसा है, तो इसके बीच का एरिया निकालना है। कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। यानी अगर हम बात करें तो x 0 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो 0 से 4 तक, यानी कि ये वाला एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो फंडामेंटल तरीका है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, उससे निकाल लेते हैं। यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी? अगर y इक्वल टू 2x है, हम लोग बोलेंगे एट x इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करोगे आप तो y कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 0। एट x इक्वल टू 4, y कितना आएगा? y इक्वल टू 8 आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4 8। सो ये तो है हमारा 0 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 4,8, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8, y की वैल्यू 8 है, और x की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। सो जो हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट, उसको अगर हम लोग लगाएं, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट,
बेस कितना है, बेस है हमारा 4, और चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम ध्यान से देखें तो हाइट भी यहां पर कितना है, ये डायरेक्ट ये वाली जो लेंथ मिल रही है यही है हमारी हाइट, जो कि है 8। सो 2 2 = 4, ये आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये है एरिया का फॉर्मूला। इस पे तो भरोसा है ना आपको, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ते चले आ रहे हो। ये नहीं पता तो दिक्कत है। ठीक है, सो एरिया आपको पता चल गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना सीखेंगे यहां से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया। उसके लिए मैंने आपको बताया क्या था, स्टेप्स एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे स्टेप्स एकदम शॉर्ट करते जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, तो वहां पे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। सबसे पहले आप यहां से x डिस्टेंस पे जाओ, किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे जाओगे। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है x का फंक्शन है। अरे x 4 पुट कर रहे हो तो y 8 मिल रहा है, ठीक है, x 10 पुट करोगे तो y 20 मिलेगा, यानी x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा। सो x जब आपने पुट किया तो आपको जो हाइट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा y, ये वाली जो हाइट है वो y मिली। बट अगर x में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बहुत ही ना के बराबर, नेग्लिजिबल छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया dx, तो y में जो इंक्रीज आएगा वो लगभग ना के बराबर आएगा। यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि हाँ भाई है, अंतर है, बट याद रखना ये dx बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको मैं जितना करीब लाऊंगा इसके, ये डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा। आप यूँ समझो कि दोनों जस्ट सटे हुए पॉइंट्स हैं, तो y की वैल्यू लगभग सेम आएगी। और पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आप चाय पीते हो, 2 चम्मच आपने चीनी डाली, तो जो स्वीटनेस है, जो y है, चीनी क्या है, ये x है, जितना आप डालोगे मिठास उतनी आ रही है। बट अगर 2 चम्मच डालने के बाद अगर 1 ग्रेन और डाल दिया, सिर्फ 1 दाना और डाल दिया, तो जो स्वीटनेस है, जो y है, उस पर कोई सिग्निफिकेंट फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लेना अगर रिलेट कर पा रहे हो कि अगर x पे डिपेंड कर रहा है y, x को बहुत थोड़ा सा ना के बराबर चेंज किया तो y भी हमारा ना के बराबर चेंज होगा, और ये जो हाइट होगी ये भी y ही होगी। तो भी इस गैप को मत देखना कि भाई यहाँ पर गैप है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, हम लोग अगर लिखें एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये होगा, ये रेक्टेंगल है ना, y है dx है, तो फिर हम लोग उस केस में बोलेंगे y इंटू डी एक्स, एल इंटू बी, सो y इंटू डी एक्स, ये निकल आया है एरिया ऑफ स्ट्रिप। ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं y dx, बट समझ में आना चाहिए कि y dx एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा। अब हमने निकाल लिया इतनी मेहनत से एरिया ऑफ स्ट्रिप। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि कोई भी आ जाए और बस वो ऐसे ही सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के जोड़ दे, कोई भी बस ये मदद कर दे, तो फिर हमारा एरिया निकल आएगा। और उसी हेल्प के लिए कौन सा टूल है, उसी हेल्प के लिए जो टूल है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम लोग बुलाएंगे, बिठाएंगे और बोलेंगे कि देखो ये जो हमने एरिया निकाला है, ठीक है, ये एरिया किसका है, स्ट्रिप का है, वही काम तुमको करना है, वैसी ही स्ट्रिप्स बनाते हुए सबका एरिया निकालना है। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग एक सैंपल करके दिखाते हैं, फिर उससे जहां तक करवाना हो सिर्फ आप सिंबल लगाओ, वहां से वहां तक आप बोल दोगे तो करके सबको जोड़ देगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं और यहां पर समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिप का निकाला, सारी स्ट्रिप्स का एरिया अगर जोड़ देंगे, जितनी भी स्ट्रिप्स फॉर्म हो रही हैं, तो अल्टीमेटली हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो याद रखना, ऊपर हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेट, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब सारे का सारा हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। ना दिखाई पड़ रहा हो, समझ लेना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। सो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2x dx, 0 to 4 है।
चाहे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 लिखो, चाहे 0 टू 4, वो अंडरस्टूड है। अब कांस्टेंट टर्म बाहर चला आएगा, अंदर फंसा रह गया x, सो x dx 0 टू 4 टू x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। याद रखना मैंने बोला था कि सबको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 टू 4 ये आ गया, यानी अल्टीमेटली हमें मिला क्या, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में, और नीचे है 0 और ऊपर है 4। सो सॉल्व करने का वही तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 है, सो अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट की वैल्यू यानी 0 स्क्वायर। सो यहां से क्या आ जाएगा, 16 माइनस 0, यानी वैल्यू कितनी मिल गई, 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अगर आप देखो जो चीज हमने फॉर्मूले से निकाला था ट्रायंगल की, वही सेम चीज हमको मिल रही है इंटीग्रेशन से। तो मुद्दे वाली बात ये है कि अगर कोई 6-7 क्लास का बच्चा डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगा के सिर्फ 2-3 स्टेप्स में एरिया निकाल दे रहा है, तो हम क्यों इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है कि अगर वो बच्चा बोल रहा है कि इतने छोटे में हमारा सॉल्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस मेथड से तुम सिर्फ ट्रायंगल का निकाल सकते हो, बट इस मेथड से कैसा भी एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलो हम लोग एक कर्व की बात करते हैं। सपोज दैट, थोड़ा सा टिपिकल भी देखना जरूरी है ना, y इक्वल टू 2x कुछ ज़्यादा सिंपल था। अब एक कर्व का देखते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, उसका जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमें कोई आइडिया नहीं, बना सकते हैं बट अभी हमारा फोकस उस पर नहीं है, ठीक है। वो हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं, वैसे जानना जरूरी है ग्राफ्स कैसे बनते हैं। सपोज दैट इसका कैसा भी ग्राफ है, आगे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। अब ये नीचे होगा या इधर होगा या इधर होगा, उसके लिए हमें इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, तो भी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। पूछ लिया गया कि ये जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस है, ग्राफ कैसा है, ये वाला ग्राफ है, और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करो, तो हम बोलेंगे कि भाई ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में तो बहुत सारा एरिया है। देखो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चलता जाएगा, इधर भी बहुत सारा एरिया है, इधर भी बहुत सारा एरिया है, तो फिर बोला जा रहा है कि नहीं, जो एरिया कैलकुलेट करना है वो सिर्फ x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक। तो हम बोलेंगे तब ठीक है, ठीक है, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। सो अगेन हमें फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं है, कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, कैसे हम लोग उस इंटीग्रेशन को एक डेमो करके दिखाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट लेना बहुत आसान लग रहा है, बट आगे चलते जाएंगे तो फिर हमें बहुत ही बारीकी के साथ समझना पड़ेगा कि हाँ एलिमेंट सही लो। जो भी आप लेके इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन वही काम करेगा जो आपने दिया है, ठीक है। आपने दिया क्या, अगर आपने उसी में गलती कर दिया तो फिर इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो भी गलत ही आएगा। तो एलिमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझ आनी चाहिए। चलो फिलहाल अभी जैसे मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आएगा आपको समझ में। अगला एग्जाम्पल थोड़ा हटके होगा, पहले इसे देखो। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये चीज हमको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा उतना। y डिपेंड कर रहा है x पे, किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे आएंगे, अगर x पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो y मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर एक एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा, वो एलिमेंट है dx, तो y में भी चेंज ना के बराबर आया है। अब इस एरिया ऑफ स्ट्रिप को याद रखना, जो मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप लिखता हूं इसको आप कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ पाओगे, DA, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप आपको जरूरी नहीं है लिखा मिले, ज्यादातर पॉसिबिलिटी DA ही लिखा मिलेगा। सो D से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को, पहले तो ये समझते हैं। मैंने जब बोला था कि D क्या है, D सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बताने का कि भाई जो चीज है ना वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू ओरिजिनल थिंग। कहने का मतलब
अगर इस पूरे एरिया को देखें dx नेग्लिजिबल है, dx नेग्लिजिबल है, लगभग दोनों पॉइंट्स चिपके हुए हैं। तो ये जो पतली सी स्ट्रिप बन रही है जो शायद से आपको दिखाई भी ना पड़े, उसका एरिया भी तो कम ही होगा ना, ठीक है। जैसे जैसे चौड़ाई कम होती जाएगी एरिया कम होता जाएगा, और dx तो लगभग ना के बराबर है, तो ये एरिया भी बहुत कम होगा, इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं DA, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज DA। सो एरिया क्या होगा, हम लोग बोलेंगे y इंटू dx, y इंटू dx। अब हमें पता है कि यहां से x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक हमें सारे के सारे एरिया को जोड़ना है। तो अगर सारे के सारे एरिया को जोड़ दें तो पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ DA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, ठीक है। अब सारे के सारे एरिया अगर जुड़ जाएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा a। वैसे आप सिंपली यूं समझ लो जैसे हम लोग लिखते थे ना 3dx, सो इसका क्या हो जाता है 3x। अगर मैंने लिख दिया 1dx या फिर सिंपली dx, तो इसका क्या हो जाता था 1dx का 1x, यानी हम लोग सिर्फ x लिख देते थे। तो अगर यहां पर मैं x की जगह पे a लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि सारे एरिया जुड़ जाएंगे तो यहां पे हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, कहां से कहां तक का, ये वाला। सो चलो y की सबसे पहले वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx 1 2 4। अब मैं इसे थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, आप स्टेप्स खुद सॉल्व करके चेक कर लेना। थ्री कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट रहेगा, एक्स टू द पावर 1 का एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा फ्यूचर में डायरेक्ट, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बाकी तो आप स्टेप्स फॉलो करोगे अपने स्कूल में, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से पहले तो जो इंटीग्रेशन का सिंबल है यहाँ पर लिमिट्स लगाई जाती हैं, बट सॉल्व होने के बाद लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट यहाँ। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है जो कि कितनी है 4 है। पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, अंदर बचा क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 to 4। सो अपर लिमिट की वैल्यू, सो ये आ गया 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट, सो हर जगह पे 1 ही है, सो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। सॉल्व कर लो, 64 16 प्लस 8 माइनस 4, यह आ गया 88 माइनस 4 यानी कि 84 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, और इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी कर्व के केस में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका एरिया निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन को बोलेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हें काम कर देना है। हालांकि सॉल्व हमें खुद भी करना पड़ेगा, सो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए और आपको प्रॉपर एलिमेंट भी लेना आना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा हट के बात करेंगे। एरिया तो बहुत समझ लिया, ठीक है, बट एरिया तो हम लोग जनरली मैथ्स में पढ़ते हैं ना। फिजिक्स में क्या रोल है इसका, और डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट क्वेश्चन में किस तरीके से इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जहां पर हम लोग एक छोटा एलिमेंट करके लेके कुछ दिखाते हैं, ठीक है, तो जरूरी है कि वो छोटा सा एलिमेंट सिर्फ एरिया ले, कुछ भी छोटा सा एलिमेंट लेके यहां से यहां तक जहां तक भी हमको चाहिए वो कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं वर्क का,
वर्क मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th में हमने फाइंड करना सीखा है। ज़्यादा डिटेल में तो हालांकि हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा था, बट इतना तो हमें पता था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और मैं यहाँ पर कोई टिपिकल केस नहीं लेने जा रहा कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। मैं एक सिंपल सा केस लेने जा रहा हूँ। देखो आप, एक छोटा सा बच्चा था जिसको पता था कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वो छोटे से बच्चे आप थे क्लास 9th में। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तक सिर्फ आपको यही पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन का, और बॉडी यहां से यहां तक चली गई। कितनी चली गई? सपोज दैट 5 मीटर। अब सारे हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में हैं, कहीं कोई चेंज करना नहीं है। वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दिया, तो आप क्या करोगे? सीधे रख दिया फोर्स इंटू 5 इक्वल टू 100 जूल। याद रखना, यहाँ पर मैं कॉस थीटा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकेस अगर आप पढ़ चुके हो तो। क्यों? उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। क्लास 9th में हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो ये आ गया 100। अब आप इमेजिन करो, अब की बार मैंने क्या किया, ये है दीवार, यहां पर लगी है एक बड़ी सी स्प्रिंग, एक बड़ी सी स्प्रिंग, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, और मैंने आपसे बोला कि इसको खिसका दो। कहां से कहां तक? 5 ही मीटर। जो 5 मीटर है, 5 ही मीटर आपको खिसकाना है इधर, और बताओ कि कितना वर्क डन हुआ। सिर्फ आपको खिसकाना है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब कभी भी आप स्प्रिंग को दबाओ, जब आप खिसकाना शुरू करेंगे, बड़ी सी स्प्रिंग है तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग आपको ज़्यादा धक्का नहीं देगी, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगी। बट जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। पहले स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे है, यहाँ पर आप हल्का सा फोर्स लगा के दबाना स्टार्ट कर सकते हो। दबता जा रहा है, तो जैसे जैसे दबता जाएगा आपको फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर जो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था, ये आपने 0 से स्टार्ट किया था, बहुत हल्का सा फोर्स लगाया था, चला गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दबा, फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद 1.5, 1.6, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, आपको फोर्स लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है। और सपोज दैट यहाँ पर आते आते जो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये लगाना पड़ रहा है 80 न्यूटन। तो अब इस केस में क्या करें? यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमने तो 20 न्यूटन लगाया था और बॉक्स खिसकता चला गया। हमने कितना वर्क डन किया हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम लोग? इस सिनेरियो में हम लोग इस फॉर्मूले से वर्क नहीं निकाल सकते, और ऐसे ही केसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल को अभी जब मैं समझाऊंगा, इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैं यहाँ पर कुछ टर्म का यूज़ करूंगा जो हो सकता है आपको ना पता हो। मैंने बोल दिया कि जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, या फिर सपोज दैट F इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि 2x है। अब 2x का मतलब क्या? ऐसे समझो, अब की बार मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ब्लॉक मान लो यहां 0 पे रखा था, ब्लॉक यहां 0 पे रखा था। F इक्वल टू 2x है, वो सिर्फ मैंने स्प्रिंग आपको समझाने के लिए बनाया था। आप इमेजिन कर लेना कि ऐसे यहां पर ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है। लो बना भी देता हूं, नहीं तो पता चले और कंफ्यूजन बढ़ती जाए। ये है दीवार, दीवार है, ये इतनी लंबी स्प्रिंग है, यहां पर बॉक्स है और हमें खिसकाना है यहां से यहां तक, सपोज दैट 4 मीटर। अब क्या होगा? F इक्वल टू 2x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब जब x 0 पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो इसका मतलब होता है स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा, बट आप यूं समझो कि किसी टाइम पे स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा, आप भी लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग आपको धक्का ना दे दे पीछे। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि जितना स्प्रिंग लगा रहा उतना ही आप लगाओ। तो सिंपली यहां के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपका फोर्स है वो F इक्वल टू 2x है और आप खिसकाते ले जा रहे हो। सो एट x इक्वल टू 0 पे आप देखो, एट x इक्वल टू 0 वहां पे आपको फोर्स 0 लगाना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 1 पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा 2 न्यूटन, सारे के सारे न्यूटन में है। एट x इक्वल टू 3 पे लगाना पड़ेगा
6 न्यूटन। तो देखो आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा, जब मैंने आपको बताया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, या स्वीटनेस इज अ फंक्शन ऑफ शुगर। यहां से जिनको चाय पसंद है उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, चीनी जितनी डालोगे स्वीटनेस उतनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। स्वीटनेस, मिठास किस पे डिपेंड करेगी? वो शुगर पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ शुगर। इसी तरीके से y किस पे डिपेंड करता था? x। तो इन सेम वे अगर हम देखें तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। देख भी सकते हैं जैसे जैसे आप स्प्रिंग को दबाते जा रहे हो वैसे वैसे आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है x कितना है। x ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और x कम होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें खिसकाना है 0 से 4 तक। हम किसी भी एक रैंडम डिस्टेंस पे जाएंगे, x डिस्टेंस पे जाएंगे, और यहां पर देखेंगे कि यहां पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। यहां पे हमें लगाना पड़ रहा है f, उस f की कोई भी वैल्यू होगी। अब हम यहां से 0 से 4 जा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट से गुजर रहे हैं ना, हर एक पॉइंट से। सो x डिस्टेंस पे जाने के बाद हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है सिंपली dx। याद रखना ये मैंने सिर्फ आपको दिखाई पड़े इसीलिए बड़ा बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब आप इस बात को समझना, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स कितनी ताकत लगानी पड़ रही है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोगों का x कितना है, कितना आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आप एक बार सपोज दैट 2 मीटर पे गए या किसी भी डिस्टेंस पे गए, और उसके बाद अगली बार में आप उससे जस्ट बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आगे हैं, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। इन द सेम वे जैसा मैंने बोला था 2 चम्मच चीनी मिला के आप चाय पी रहे हो, और अगली बार 2 चम्मच के साथ साथ एक दाना, एक ग्रेन और डाल दिया, सो जो मिठास है उसमें कोई खास फर्क क्या ना के बराबर फर्क आएगा। और यहाँ पर तो ये जो dx है ना, वो एक शुगर के ग्रेन के बराबर भी नहीं, वो तो एक नमक का ग्रेन आप मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उतना छोटा है। सो कहने का मतलब क्या है, इस डिस्टेंस के लिए फॉर dx, अगर मैं इस dx को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, बॉक्स ऐसे गुजरेगा, सो यहां पर बॉक्स है और यहां पर बॉक्स है, बॉक्स गुजर रहा है। अगर मैं dx को बहुत ज्यादा जूम करके दिखाऊं, यह है बहुत ज्यादा छोटा, तो इस केस में जो फोर्स यहां लग रहा है वही फोर्स यहां लग रहा है, यहां से यहां आने में फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? अगर ये समझ आ गया तो तालियां, नहीं समझ आया तो फिर से देखो। मतलब अब मैं नहीं बताने आ रहा, फिर से देखो वीडियो, बंद करके फिर से स्टार्ट करूं या पीछे करके। सो हमें पता है कि अब इस केस में क्या है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसके लिए फोर्स कांस्टेंट है, इसके लिए फोर्स कांस्टेंट है। सो हमें तो ये बात पता थी, हमने तो क्लास 9th में ही पढ़ लिया था कि जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो वहां पे सिंपली क्या करना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है। सो उस केस में, इस केस में जो वर्क आएगा dx मूव करवाने के लिए, dx मूव करवाने के लिए जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कांस्टेंट है इतने के लिए, तो फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट dx है। सो F dx ये कौन सा वर्क है, ये बॉक्स को यहां से यहां सिर्फ dx डिस्प्लेस करवाने वाला वर्क है, यानी कि ये वर्क भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा। dx बहुत छोटा है तो वर्क भी बहुत छोटा होगा, इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे dw से। अब हमें लिखना कैसा है ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। हम लोग लिखेंगे वर्क रिक्वायर्ड या फिर वर्क डन to move
2dx। dx अगर हमें मूव करना हो तो हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी हमने देखा था वर्क डन इक्वल टू फोर्स हमारा F होगा dx। क्यों डायरेक्ट F अप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि dx के लिए फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। हो गया काम। हमने क्या निकाल लिया? यहां से यहां तक जा रहे हैं 4 मीटर तक, बीच में एक बहुत छोटे से एलिमेंट का, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट का हमने वर्क निकाल लिया। अब तो आगे काम किसका है? अब तो इंटीग्रेशन का है ना। आप यूं समझो कि अगर ऐसे सारे, जैसे यहां से आप यहां पर जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो अगर आपने यहां से यहां का वर्क डन निकाल लिया, तो अगर यहां से यहां का वर्क डन निकाल लो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगर ऐसे सारे पीसेस का वर्क डन निकाल लो और सबको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? यहां से यहां तक जाने का वर्क डन। ठीक है, आप पैदल 50 किलोमीटर जा रहे हो, हर एक कदम का वर्क डन अगर जोड़ दो तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा ना। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा एफ डी एक्स। अच्छा, कहां से कहां तक करना है हमको ये बताना भी पड़ेगा ना कि भाई इंटीग्रेशन ये काम 0 से लेके 4 तक कर दो। ठीक है, सो 0 to 4 मैंने ये चीज अभी पहले भी सॉल्व किया था। dx का x हो जाता है सिंपली, तो dw का, सॉरी ये हो जाएगा सिंपली w, टोटल वर्क डन निकल आएगा ना। सो f की वैल्यू पुट करें अगर हम लोग, सो f है हमारा 2x, dx 0 to 4, 2 कांस्टेंट है बाहर चला आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। चलो पहले सॉल्व ही कर, डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और सारी क्वांटिटी को हम लोग किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 4। यहां से आंसर आ गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0 का स्क्वायर, 16 जूल। जूल क्यों लिख रहे हैं? वर्क निकाल रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि बताओ मैं 0 से 4 नहीं ले जा रहा, मैं 1 से 4 ले जा रहा, 1 से 4, तो हमें करना क्या है? हमें यहां से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेके एक एग्जांपल बता देना था कि हाँ भाई इतना वर्क डन होता है एफ डी एक्स, और इंटीग्रेशन को सिर्फ हमें बोल देना था कि यही काम तुम कहां से कहां तक कर दो, 1 से 4 कर दो, तो लिमिट 1 से 4 लगा देते और उस केस में यहां पर 1 आ जाता। ठीक है, तो जो आंसर आता वो 15 जूल आता। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालता है। इंटीग्रेशन का यूज कैसे एलिमेंट लेते हैं, अगर आपको ये आ गया और सॉल्व करना आ गया, बेसिक चीजें अगर आप सॉल्व कर लेते हो, अब ये ना पता चले कि x को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। बट अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है और आप एलिमेंट्स लेना जानते हो तो फिर आपको आगे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये चीज़ें हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आएंगी आगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड थोड़ा बोरिंग है, लास्ट में टाइम मिला तो उसको भी कवर करेंगे। 3rd यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके थॉट्स हों, जो भी आप सोचते हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।